हेलो स्टूडेंट्स। हम अब तक जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कर चुके हैं, इसके बाद हम जो अब करने वाले हैं वो सबसे पहले हम करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज जो है, जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, दैट इज कूलम। कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो उस कूलम ऑफ चार्ज की जो वैल्यू है एक्चुअल में, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे देखो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको 1 कूलम कहा गया है। पर एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है ये 6.242 है, अप्रोक्सीमेटली 242 6.242 के आसपास है। 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम 1 कूलम ऑफ चार्ज कहते हैं। और आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब ये वैल्यू कैसे आती है? ये वैल्यू आती है कि एक कूलम को हम इस वैल्यू से 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.602192 × 10⁻19 कूलम। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू क्यों ली गई है 6.242, इसकी बजाय कोई सिंपल वैल्यू जैसे 6 × 10⁻18 या डायरेक्टली 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज था उसको भी 1 कूलम कहा जा सकता था। लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू इसलिए ली गई है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है कि वो एक फंडामेंटल यूनिट है चार्ज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर। तो दोनों में से एक चीज़ को तो कॉम्प्लिकेटेड होना ही था। तो या तो हम कूलम को सिंपल बना दें तो एम्पियर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और एम्पियर को हमने अब सिंपल बना लिया है तो इससे कूलम जो है उसकी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो 1 कूलम को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू दैम इज 1 एम्पियर। तो ऐसे इसको डिफाइन किया गया है। तो ये जो 1 कूलम होता है इट इज़ वेरी लार्ज यूनिट, तो इसलिए इसके स्मॉलर यूनिट्स भी जो पॉपुलर हैं दैट आर माइक्रो कूलम एंड दिस मिली कूलम। दीज आर ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। सो बाकी ये जो पार्ट है ये हम पहले कर चुके हैं, कि इसलिए हम इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक आप देखेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है, इसको कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि क्या है ये एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को देखने पे हम पता चलता है कि यहाँ पूछा हुआ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी बॉडी से मूव करते हैं एवरी सेकंड। तो उसके ऊपर जो 1 कूलम चार्ज को अकुमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकलते हैं तो कितना चार्ज 1 सेकंड में वहाँ से मूव आउट होता है। तो इसको हम 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻19। उसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 × 10⁻10 कूलम चार्ज जो है वो पर सेकंड उस बॉडी से निकल रहा है। तो अब उसको कितना टाइम लगेगा इतने चार्ज को अकुमुलेट होने के लिए, तो उसको हम 1 कूलम को दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा 6.25 10⁻9 सेकंड। तो इसको सेकंड की बजाय अगर हम ईयर्स में कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम 365 × 24 × 3600 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 198 ईयर्स आ जाएगा। मतलब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को अकुमुलेट होने में लगभग 200 ईयर 198 ईयर्स लगेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो 1 कूलम ऑफ चार्ज से पता चलता है कि कितना बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज है। तो उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो 1 कप ऑफ वाटर के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो हम 1 कप ऑफ वाटर के अंदर ये मान लेंगे कि जो वाटर है 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर है, और आपको पता है कि वाटर का जो मोलिकुलर मास है दैट इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं वो है 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल है 6.02 × 10⁻23। तो इससे जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं
कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं इन ए कप ऑफ वाटर, तो 250 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.0 टू 10⁻23 से, तो इससे जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब देखो, एक जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के अंदर 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, इतना ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हम तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो ऊपर जो वैल्यू आई है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ गए हैं, और एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज है, तो इससे टोटल चार्ज ऑन इन कप ऑफ वाटर आ गया 1.37 × 10⁻7 कूलम। तो इतना ही नेगेटिव चार्ज और इतना ही पॉजिटिव चार्ज। सो नेक्स्ट इसमें हम जो करने वाले हैं कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ जो है वो कैलकुलेट करने के लिए है कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए है 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में। तो इसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे दिया गया है कि फोर्स बिटवीन, ये यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये एक फार्मूला आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये बात समझने वाली है और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये फार्मूला बना कैसे। तो ये फार्मूला बना कैसे, इसके लिए जो कूलम ने जो अपरेटस यूज किया था, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये टॉर्शन बैलेंस क्या होता है। तो टॉर्शन बैलेंस से इसको जो है ये फार्मूले को कैलकुलेट किया गया था। तो इसके नेक्स्ट पे यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है। तो इसका मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने की। तो कूलम ने जो यूज किया वो एक टॉर्शन बैलेंस किया। टॉर्शन बैलेंस में होता क्या है कि सस्पेंड कर देते हैं एक स्फीयर को फ्रॉम ए वायर, और उसके एक साइड पे तो एक स्फीयर होता है और दूसरे साइड पे एक पॉइंटर होता है और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है, और एक दूसरा चार्ज स्फीयर लेते हैं हम। ये चार्ज स्फीयर लेते हैं, इस चार्ज स्फीयर को हम इससे टच करते हैं, इस स्फीयर से टच करते हैं। तो जब इन दोनों स्फीयर्स को आपस में टच कर देते हैं तो इसका जो चार्ज है वो इसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है, और अगर इनके डायमेंशन सेम है और इनका मटेरियल सेम है तो दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। जब इनके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो इस स्फीयर को अलग अलग डिस्टेंस पे रखते हैं इस स्फीयर से, जिसके कारण इस वायर के अंदर ट्विस्ट पैदा होता है, और ये ट्विस्ट पैदा होने की वजह से ये वायर मूव करेगी और ये मूव कर जाएगी। तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी इस डायरेक्शन में। तो एक तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक तरफ रिस्टोरिंग टॉर्क है, एक तरफ डिफॉर्मिंग टॉर्क है, तो कहीं जाके बैलेंस बन जाएगा। तो उस बैलेंस से हम ये फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर कितनी रिपल्सिव फोर्स अभी लग रही है। तो हम ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेज के लिए पहले इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर बाद में उन्होंने जो कैलकुलेट किया था वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्जेस के लिए हम अलग अलग वैल्यू ऑफ चार्ज, अभी तो दोनों के ऊपर, अगर पहले इसके ऊपर इस स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज था तो अभी इसके इन दोनों के ऊपर Q/2 चार्ज है। ऐसे हम Q/4 और Q/8 व्हाटसोएवर इस तरह चार्जेज हम अलग अलग करके और ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेज को कैलकुलेट किया कर सकते हैं। ऐसा इसमें यहाँ पे कंप्लीटली बताया भी हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें जो एक क्वांटिटी आती है दैट इज के। सो व्हाट इज के? जो वैल्यू ऑफ के है दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट दैट वी चूज। जो चार्ज का जो यूनिट हम चूज करते हैं उसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन हम लेते हैं एसआई सिस्टम के अंदर, और इसको फिर हम यूनिट ऑफ चार्ज को भी हम इस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ 1 कूलम इज द चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम देन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। तो अगर इतनी फोर्स क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस हो रही थी जब दो चार्जेज को एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस में उनको प्लेस किया था, तो उस टाइम जो उनके ऊपर 1 कूलम चार्ज था, तो उस केस में जो फोर्स आ रही थी 9 × 10⁹ न्यूटन आ रही थी। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमने जो यूज की है वो 9 × 10⁹ न्यूटन है। वेयर एज सीजीएस सिस्टम में जब हम इसको यूज करते हैं तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है। तो जो फर्दर जो बाद के अंदर हमने क्या देखा कि जो के को जो कन्वीनियंस के लिए के को 1/4 पाई एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट के रूप में एक्सप्रेस किया गया। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इक्वल पुट करेंगे 9 × 10⁻9 के, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म के अंदर कर रहे हैं इसको। तो कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म है, तो इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म में, 1 सेकेंड। सो कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म में हमें ये डायग्राम बनाना है जो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अंदर हमने 2 चार्जेज Q1 और Q2 को लिया है। तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म डिफाइन की है R21। अब इसको ध्यान से समझना है, R21 आपके हाथ में है। देखो कोई मैथमेटिक्स की बुक में R21 को कहा जाता है वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, पर यहाँ पे इसको उल्टा किया गया है, R21 को कहा गया है वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। तो ये आप कन्वीनियंस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो R21 को वेक्टर लीडिंग फ्रॉम यहाँ पे 1 to 2 कहा गया है। तो ये R21 वेक्टर यहाँ पे जो है दिख रहा है, यहाँ ये जो यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। और सिमिलरली जो फोर्स है F21, तो F21 को कैसे डिफाइन किया गया है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, उसको F21 फोर्स कहा गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो ये दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो R21 का भी डायरेक्शन इधर ही है और F21 का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इस तरह से हम फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन इज अलोंग F2 R21, तो यहाँ पे हम R21 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं। पहली बात जो ये है कि आपको यहाँ पे साइन की चिंता नहीं करनी है कि Q1 का साइन क्या लें, Q2 का साइन क्या लें, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये अपने आप इसको जो है एडजस्ट करता है। जैसे कि आप देखें कि अगर जो अनलाइक चार्जेज होंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगा, ये R12 बन जाएगा। तो R12 बनने के कारण ये जो इसका डायरेक्शन है ये -R21 अपने आप हो जाएगा। तो जब अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगी तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसकी वजह से ये अपने आप यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। आपको माइनस साइन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको फोर्स निकालनी है F12 तो वो भी बड़ी सिंपल है कि ये इधर इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी। तो F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। R12 इज वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन आई है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू F21 फोर्स। तो यहाँ पे एक न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ये फॉलो करता है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जो फोर्स है इट इज फॉर वैक्यूम, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इन वैक्यूम के लिए फोर्स है। लेटर ऑन हम करेंगे कि ये जो फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है अगर उनके बीच में कोई मटेरियल मीडियम है, तब भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल क्या कहता है, इस एग्जांपल के अंदर आपको पहले तो फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स का एक्चुअल में यहाँ पे कंपैरिजन करना है आपने कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज है और ये जो चार्जेज लिए गए हैं यहाँ पे वो यहाँ पे लिए गए हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकालना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो ये हो जाएगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन -1/4 एप्सिलॉन नॉट
दोनों के ऊपर चार्ज ई और ई है तो ई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और माइनस साइन इसलिए आ गया यहाँ पे क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेज, तो एम पी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आर स्क्वायर और माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10⁻39, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी वीक है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। नेक्स्ट ये जो कैलकुलेट किया गया है, ये फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स है, इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिटवीन टू प्रोटॉन्स जो फोर्स होगी, उस फोर्स का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पर ग्रेविटेशनल फोर्स का साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो आपका आंसर में यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, पर यहाँ पे इसलिए मैग्नीट्यूड का जो साइन है वो लगा दिया गया है। तो ये यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर इज ए फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, ये वैल्यू आ गई। और एक्सेलरेशन नेक्स्ट हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कैलकुलेट की है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ में हमने तो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस लिया है उनके बीच में, और उसका स्क्वायर किया तो अपनी वैल्यू आ गई 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आ गई। और हम फोर्स इक्वल टू एम ए का फार्मूला लगा के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं 9.1 इन 10⁻31। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए हम जो मास लेते हैं 1.67 10⁻27 ले सकते हैं। और इस तरह से आप फोर्स ऑन प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जिसे आप अपने लेवल पे कर लेना। तो नेक्स्ट इज अ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो अगर सिंगल चार्ज है तो अगर सिंगल चार्ज है तो आपने फोर्स निकालनी सीख ली कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं तो आपस में फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा चार्जेज हैं तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या समस्या आपको आ सकती है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप मल्टीपल चार्जेज यूज करते हैं तो उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। आपको ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये कहता है कि आपने एक पेयर ऑफ चार्जेज लेने हैं। जैसे कि शुरुआत में आपने Q1 और Q2 को ले लिया है, तो उस टाइम आपने भूल जाना है कि ये तीसरा चार्ज भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपने ये फोर्स इन दोनों के बीच में पहले फोर्स लगा लेंगे। जैसे कि F1 और Q1 और Q3 के बीच में फोर्स है, इसको F13 कह देंगे। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में जब फोर्स निकालेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, Q3 को भूल जाएंगे, और ये F12 फोर्स निकाल लेंगे। और इस तरह जितने भी चार्जेज हैं आपस में, ये जैसे कि ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि नंबर ऑफ चार्जेज हैं, तो सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे। और सबको कैलकुलेट करने के बाद आप जो नेट फोर्स है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो नेट फोर्स जो फार्मूला है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नेट फोर्स आ जाएगी वो ये आ जाएगी। जो टोटल फोर्स होएगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ जो इंडिविजुअल फोर्स है बिटवीन टू पेयर्स, वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सिग्मा के फॉर्म में भी, समेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है ये फोर्स वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और इसमें जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है और कूलम लॉ है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है, खासकर जो बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इसके अंदर। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, अभी इसकी आप तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।